Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 13th of July 2021, Tuesday. Inspiration of the day is sometimes we are tested not to show our weaknesses but to discover our strengths. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Retail inflation eases marginally to 6.26%. पैंडेमिक की सेकेंड वेव में अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा देखें तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही थी. इवन रिटेल इन्फ्लेशन ने जो आरबीआई का टारगेट है 4+-2 दैट इज़ द रेंज ऑफ 2 to 6%, उस टारगेट को भी ब्रीच कर दिया था इन द मंथ ऑफ मे. और एक्सपर्ट का ये कहना था कि जून आने तक ये जो इन्फ्लेशन है वो और ज़्यादा बढ़ेगी. बट इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन ईज्ड मार्जिनली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट तो नहीं है बट मार्जिनली थोड़ा सा ईज हुई है टू 6.26% इन द मंथ ऑफ जून फ्रॉम 6.3% इन द प्रीवियस मंथ. तो मई के मंथ में रिटेल इन्फ्लेशन CPI 3.0 थी जो कि जून में डिक्रीज होगा 6.26 हो गई है. मार्जिनल इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मॉडरेशन इन रूरल इन्फ्लेशन. रूरल इन्फ्लेशन में मॉडरेशन की वजह से जो ओवरऑल CPI है वो मार्जिनली डिक्रीज हुआ है. हालांकि ये जो नंबर है 6.26, ये नंबर भी आरबीआई का जो टारगेट है, अपर रेंज का जो टारगेट है आरबीआई का इन्फ्लेशन को लेकर के, उससे ज़्यादा है एज़ पर द रीसेंट ऑफिशियल डेटा. और रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कौन सा हम इंडेक्स यूज़ करते हैं? वी यूज़ द CPI, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स. अगर कमोडिटीज़ की बात करें, बास्केट की बात करें, कंज्यूमर बास्केट की, तो बेसिकली फ्यूल प्राइसेस और फूड आइटम्स में जो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन CPI में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है. एंड इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज अ प्राइमरी कंसर्न फॉर इकोनॉमिस्ट, फॉर RBI, फॉर व्हाट? बिकॉज ऑफ द पॉलिसी रेट्स. अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, अगर इन्फ्लेशन हाई होगी इंडियन इकॉनमी में, तो आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा विंडो नहीं रहेगी इन ऑर्डर टू अडॉप्ट द एकोमोडेटिव इंस्टांस, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी. क्यों? क्योंकि जैसे ही आरबीआई मनी सप्लाई इकॉनमी में इंक्रीज करेगी, इट मे लीड्स टू फर्दर इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन इंडियन इकॉनमी. इसीलिए आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा विंडो नहीं होगी एकोमोडेटिव इंस्टांस को अडॉप्ट करने की या पॉलिसी रेट्स को कट करने की. और अगर इस पैंडेमिक की बात करें तो इस समय इंडियन इकॉनमी रिकवरी की स्टेज पर जा रही है और रिकवरी की स्टेज पर इकॉनमी में एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए इकॉनमी में डिमांड होनी चाहिए, मनी होनी चाहिए, और अगर एक्स्ट्रा मनी सप्लाई होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा. तो आरबीआई को ट्रेड ऑफ करना पड़ता है कहीं ना कहीं कि इन्फ्लेशन पर ध्यान दिया जाए, इन्फ्लेशन पर फोकस करा जाए या इकोनॉमिक ग्रोथ पर. तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है. आरबीआई मे नॉट बी इन हरी टू ट्वीक द पॉलिसी रेट्स और इट्स अकोमोडेटिव स्टांस. और रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने ये भी कहा है कि लॉन्ग टाइम तक अभी आरबीआई फ़िलहाल के लिए अकोमोडेटिव स्टांस को ही अडॉप्ट करके चलेगी. तो अगर ग्रोथ को सपोर्ट करना है, रिकवरी को सपोर्ट करना है, तो मार्केट में मनी सप्लाई इंश्योर करनी पड़ेगी. और अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो फिर वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होगा. हालांकि इन सब के बावजूद भी आरबीआई गवर्नर ने इस चीज़ पर अनसर्टेनिटी को हटाते हुए कहा है कि आरबीआई विल फोकस ऑन growth rather than inflation. However, RBI will adopt all the measures to control the inflation or to make the inflation below 6, जो उसका upper range है 2 to 6 का, उसके नीचे ही रखने की कोशिश करेगी through different accommodative stance. And as per the few economists, जिस तरह का CPI इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है उसको देखते हुए ये एंटिसिपेट किया जा सकता है कि नेक्स्ट मंथ में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है that may revise the inflation forecast upward amid a status quo in rates as well as in stances, albeit with an
underlying tones of uneasiness in the commentary. तो हो सकता है जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो उसमें जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है उसको रिवाइज किया जाए अपवर्ड, जिस तरह के सीपीआई के डेटा आ रहे हैं उसको देखते हुए, कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसा कहना है. एंड दिस इज़ द फ्लक्चुएशन इन सीपीआई सिंस जून 2020 टू जून 2021. तो अभी फ़िलहाल के लिए सीपीआई आरबीआई के लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है कि कैसे सीपीआई को 2 to 6 की रेंज में लाया जाए. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4. फैक्ट्री आउटपुट राइजेस 29.3% ऑन लो बेसिस. इन्फ्लेशन के बाद अब जो न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया. तो अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा देखें तो मई के मंथ के डेटा के अकॉर्डिंग इस बार इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 30%, या इसको बहुत स्पेसिफिकली बोलूँ तो 29.3% तक इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है मई का जो इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है इन कंपैरिजन टू सेम पीरियड ऑफ ईयर एगो. एंड डेफिनेटली बिकॉज दिस इंक्रीज इज ऑल बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट, क्योंकि मई 2020 में इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इंडिया वॉज हैविंग द स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, और उसकी वजह से मई लास्ट ईयर में जो फैक्ट्री आउटपुट था जिसको हम बेसिकली किससे मेजर करते हैं, IIP दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. तो लास्ट ईयर मई के मंथ में फैक्ट्री आउटपुट या जो IIP था दैट कॉन्ट्रैक्टेड 33.4% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्टर लॉकडाउन. उसी लो बेस यानी माइनस में था ये नंबर, और माइनस के नंबर को हम आज के नंबर से कंपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली लो बेस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, फैक्ट्री आउटपुट है, IIP है, वो 29.3% तक बढ़ा हुआ दिख रहा है. और अगर पिछले साल से कंपेयर ना करें, सिर्फ लास्ट जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च इस सब का डेटा देखें, इन मंथ्स का डेटा देखें, यानी Q1 का डेटा देखें, तो अप्रैल के मंथ में ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस IIP फेल नियरली 8%. अप्रैल के महीने में 8% का फॉल देखने को मिला था इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री आउटपुट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एंड दैट ऑल बिकॉज ऑफ द स्टेट वाइज लॉकडाउन. जो स्टेट वाइज लॉकडाउन हुए थे, लोकलाइज लॉकडाउन हुए थे, हर स्टेट्स ने अपने अपने जो कंटामिनेशन जोन है, कंटेनमेंट जोन थे, उसमें सब में लॉकडाउन लगा था. उसकी वजह से उसका भी तो इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर. हालांकि उतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला था जितना नेशन वाइड लॉकडाउन में देखने को मिला था. तो स्टेट वाइज लॉकडाउन, लोकलाइज लॉकडाउन की वजह से भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अफेक्ट हुआ था, जो कि अप्रैल के मंथ में 8% तक कॉन्ट्रैक्ट किया था. हालांकि इतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं था जितना कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में था. तो अगर एक्चुअल हमें देखना है कि क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो अगर हम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून का डेटा देखें तो बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है इन टर्म्स ऑफ IIP. इवन अप्रैल के मंथ में बिकॉज ऑफ द स्टेट वाइज लॉकडाउन -8% तक कॉन्ट्रैक्ट किया था इंडस्ट्रियल आउटपुट. तो इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि इससे बेटर है कि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपैरिजन कर रहे हैं उसको एस्टैब्लिश ना करें, क्योंकि जो लास्ट ईयर रहा है वो एक नॉर्मल ईयर नहीं रहा है. इट वॉज अ पैंडेमिक ईयर. इफ really government really want to gauge the picture of the economic recovery, then either it should be compared from the financial year 2019 से आप कंपेयर करो डेटा, या इस पर्टिकुलर ईयर के मंथ वाइज डेटा को कंपेयर करो. पिछले साल से डेटा कंपेयर करना इज़ नॉट लॉजिकल और रैशनल भी नहीं है, क्योंकि लो बेस इफेक्ट हर पैरामीटर पर, हर इंडिकेटर पर देखने को मिलेगा, और दैट विल एक्चुअली पोर्ट्रे एन एग्जाजरेटेड पिक्चर. और उससे देखने से लगेगा कि इंडियन इकॉनमी बहुत रिकवरी कर रही है, बहुत ग्रोथ कर रही है, जबकि एक्चुअल सेंस में ऐसा नहीं है. रियल कंपैरिजन शुड बी डन विद प्री पैंडेमिक डेटा एज आई डिस्कस. और अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें प्री पैंडेमिक डेटा से, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2019 कैलेंडर ईयर से कंपेयर किया जाए IIP को, इंडस्ट्रियल आउटपुट को, तो
प्री पैंडेमिक डेटा के कंपैरिजन में या प्री पैंडेमिक ईयर के कंपैरिजन में इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो लोअर है. करंट लेवल जो है दैट इज इन contraction in comparison to the pre-pandemic data, and this is the index of IIP in India since May 2022 May 21. हालांकि इम्प्रूवमेंट थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है, बट जैसे ही इंडियन इकोनॉमी रिकवरी पर आई थी, देखिए आप स्टेज इसको देख सकते हैं आप ग्राफ को, जैसे ही रिकवरी हुई थी फर्स्ट वेव से हम इम्प्रूव हुए थे, इमीडिएटली इंडिया वॉज कैप्चर्ड बाई सेकेंड वेव. तो फिर से एक सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिला आईआईपी में. और अगर इस ड्यूरेशन की बात करें तो माइनस में था हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एंड दैट ऑल बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड. हालांकि अगर आप देखें फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में सेकेंड वेव में माइनस में तो नहीं गया है, बट हाँ फॉल देखने को मिल रहा है. और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एंड ऑल दीज इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर नॉट गुड फॉर करंट सिचुएशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी. क्यों? क्योंकि अगर आईआईपी फॉल कर रहा है हमारा, अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट फॉल कर रहा है, तो सिंपली ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं. कंपनीज या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो देयर विल, इट मीन्स देयर इज़ नो डिमांड फॉर द, ये तो क्लियर है कि डिमांड नहीं है. इसके अलावा अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो देयर विल बी नो एम्प्लॉयमेंट. इफ देयर इज़ नो एम्प्लॉयमेंट देयर विल बी नो इनकम, no disposable income, and there is no disposable income, further it may leads to no demand in the economy, and this vicious cycle will go on. That is why in decrease or contraction in Indian economy is not inevitable. That is why IIP जो होता है वो बहुत सिग्निफिकेंट इंडिकेटर होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, या उसका जो इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है, फैक्ट्री आउटपुट, ये इंडिकेट करता है इकोनॉमी में कितनी डिमांड है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितनी फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी. इसीलिए हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर, इंडस्ट्रियल आउटपुट पर, फैक्ट्री आउटपुट पर इतना डेटा रीड करते हैं, इतनी न्यूज़ कवर होती हैं. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6. आरबीआई स्पेल्स आउट स्टेप फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स टू ट्रेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स. आरबीआई ने मंडे को जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ट्रेडिंग अलाउ करने के लिए जो अकाउंट ओपन होना है विद सेंट्रल बैंक से, उसके रूल आसान कर दिए हैं. ऑनलाइन पोर्टल एक स्टार्ट किया है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड में ट्रेडिंग कर पाएंगे. दे विल गेट द बॉन्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज वेल, जो कि अभी तक केवल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल था. तो रिसेंटली आरबीआई ने अलाउ किया था जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी गवर्नमेंट बॉन्ड में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और उसके लिए आरबीआई फैसिलिटेट करेगी, रूल्स लाएगी. तो अब मंडे को आरबीआई ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो रूल्स हैं, जो पोर्टल है, उसका अनाउंसमेंट कर दिया है. एक ऑनलाइन पोर्टल होगा जिस पे रिटेल इन्वेस्टर्स रजिस्टर कर सकते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर पोर्टल विल गिव एक्सेस टू द बॉन्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज वेल. और ट्रेडिंग के अलावा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बिड कर सकते हैं बॉन्ड्स में इन प्राइमरी ऑक्शंस एज वेल. जो प्राइमरी ऑक्शंस होते हैं बॉन्ड के, उसमें भी बिडिंग कर सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स. हालांकि एक्चुअल में ये कब से स्टार्ट होगा इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट modalities, technicalities और other rules has been already specified by RBI on Monday. तो RBI ने फिलहाल के लिए अभी कोई स्टार्टिंग डेट अनाउंस नहीं करी कि रिटेल डायरेक्ट गिल्ट RDG कब से स्टार्ट होगा, लेकिन जो मोडालिटीज़ हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं, वो RBI ने अनाउंस कर दी हैं. व्हाट इज़ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट? बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में हम RDG अकाउंट भी कहते हैं. RDG अकाउंट मीन्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस पर्टिकुलर ऑनलाइन पोर्टल पे एक अकाउंट खोल पाएंगे, और इस RDG अकाउंट के तहत जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं दे कैन एक्चुअली बाई एंड सेल द गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. तो इसको RDG अकाउंट बोला जाएगा, जो कि ऑनलाइन पोर्टल पे रिटेल इन्वेस्टर्स ओपन कर पाएंगे. And definitely RBI will not charge any type of fee or registration charges for opening this RDG account on online portal. अभी तक जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करते थे जिस पे ट्रेडिंग, जिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग, अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी करेंगे, और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए उन्हें किसी भी तरह का पैसा या फीस नहीं देनी है. और जिस तरह से रुपी सेविंग अकाउंट्स बैंक में खोले जाते हैं, सेम वैसे ही RDG अकाउंट्स भी खोले जाएंगे, बट जो
इन्वेस्टर्स हैं उनको पूरा KYC फॉर्म भरना पड़ेगा एंड आफ्टर दिस उनको एक परमानेंट अकाउंट नंबर इशू कर दिया जाएगा थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और उसके बाद दे कैन एक्चुअली ट्रेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इस पर्टिकुलर RDG अकाउंट में और ऑनलाइन पोर्टल में इवन जो नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन के लिए, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी अलाउ होगा इस पर्टिकुलर पोर्टल में ट्रेडिंग करना। और इसको सिंगल अकाउंट की तरह भी ओपन किया जा सकता है, जॉइंट अकाउंट की तरह भी इसमें RDG अकाउंट ओपन किया जा सकेगा। इट मीन्स इट विल सिंपली वर्क लाइक अ मनी सेविंग, और जो हमारे सेविंग अकाउंट्स होते हैं बैंक्स में उसकी तरह काम करेगा। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। फ्लिपकार्ट वैल्यूएशन क्रॉसेस $37 बिलियन, अप 50% इन अ ईयर। फ्लिपकार्ट ग्रुप जो है दैट इज एक्चुअली कार्विंग अ निश फॉर इटसेल्फ इन द ग्लोबल लीग बाय रेजिंग $3.6 billion, including the SoftBank, which had exited the firm, valuing the company at $37.6 billion करंटली, जो कि पिछले साल से 50% ज़्यादा है। और जो ये 3.6 बिलियन की जो फंडिंग करी है, फंड रेज एक्सरसाइज करी है फ्लिपकार्ट ने, ये अभी तक किसी भी इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे बड़ी या सबसे लार्जेस्ट फंड रेजिंग एक्सरसाइज है एंड वाज लेड बाय फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स GIC, Canada Pension Plan Investment Board, that is CPP Investment, SoftBank, Vision Fund and Walmart. So along with the investment from Sovereign Fund, Qatar Investment Authorities and खजाना नेशनल बढ़ा। तो इस तरह के जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके थ्रू फंड रेजिंग की एक्सरसाइज करी गई एंड बिकॉज ऑफ दिस द वैल्यूएशन ऑफ फ्लिपकार्ट क्रॉसेस द मार्क ऑफ $37 बिलियन, और जो पिछले साल के कंपैरिजन में 50% ज़्यादा है। वर्ल्ड के अगर लार्जेस्ट ई-कॉमर्स फर्म्स की बात करें, वर्ल्ड की जो बिगेस्ट लिस्टेड ई-कॉमर्स कंपनी है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, तो सबसे पहले और नंबर 1 पे अमेज़ॉन है, फॉलोड बाई अलीबाबा, देन JD.com एंड अदर ई-कॉमर्स कंपनीज। हालांकि फ्लिपकार्ट टॉप 5 की लिस्ट में अभी नहीं आ रहा, बट स्टिल ये फंड रेजिंग एक्सरसाइज के बाद फ्लिपकार्ट का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जिस तरह से फ्लिपकार्ट अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है और पैंडेमिक का पॉजिटिव इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है, उसको देखते हुए बहुत जल्दी शायद फ्लिपकार्ट टॉप लिस्ट पर आ जाए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। LIC IPO गेट्स कैबिनेट नोट, इशू साइज सून। तो LIC की IPO की प्रोसेस में एक और स्टेप प्रोग्रेस हो गया है। कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स ने डिसइन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दिया है गवर्नमेंट स्टेक का इन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो कैबिनेट कमेटी का अप्रूवल मिल गया एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप और वेरी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। हालांकि जो साइज़ क्या होगा IPO का, एक्सटेंड कितना गवर्नमेंट अपना स्टेक डाइल्यूट करेगी, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, वो आगे आने वाले कुछ टाइम के बाद डिसाइड होगा थ्रू ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म कंप्राइजिंग फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज नितिन गडकरी अलॉन्ग विद फ्यू अदर मिनिस्टर्स। तो अभी एक्सटेंट और कितना डाइल्यूशन होगा, कितने साइज़ का IPO आएगा, इस पर क्लैरिटी नहीं है, बट कैबिनेट कमेटी ने फिलहाल के लिए IPO को अप्रूवल दे दिया है। अब देख लेते हैं other news clips. Petrol diesel prices may soften by month end as Brent stabilizes. जिस तरह से इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं गवर्नमेंट के पास कि कैसे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए। क्यों? क्योंकि इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। हमारे यहाँ क्रूड ऑयल होते नहीं, हम इंपोर्ट करते हैं, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें उसके लिए पैसा देना पड़ता है। और अगर कोई कमोडिटी जिसको लेकर के हमारी डिपेंडेंसी एक्सटर्नल मार्केट में है, उसके प्राइस फ्लक्चुएशन का डेफिनेटली हमारे पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और इंडिया में
अभी रिन्यूएबल एनर्जी को या नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी पर बहुत ज़्यादा रिलायंस नहीं है इंडिया का, इसलिए इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो क्रूड ऑयल पर बहुत ज़्यादा है। जितने भी प्राइमरी सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, दे आर एक्चुअली हैविली डिपेंडेंट ऑन दिस क्रूड ऑयल, दैट इज़ पेट्रोल एंड डीजल एज वेल एज केरोसिन। और प्राइस बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इंडिया को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, और कंज्यूमर्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, इंडस्ट्री भी अफेक्ट हो रही है। और इस इकोनॉमिक रिकवरी की स्टेज में इतने हाई फ्यूल प्राइसेस इंडियन इकोनॉमी में फर्दर इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करेंगे, जो कि हमने अभी पहली न्यूज़ में डिस्कस किया। उसमें हमने बताया भी था कि पेट्रोल, क्रूड ऑयल और फूड आइटम्स में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सीपीआई पर देखने को मिल रहा है। और अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो इकोनॉमी में रिकवरी विल बिकम वन ऑफ द वेरी बिग चैलेंज। बट अब एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये आगे आने वाले टाइम में बाई मंथ में भी जुलाई तक जो ये प्राइसेस हैं ये थोड़े से स्टेबलाइज हो जाएं या थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई, बट दे विल रिमेन आउट ऑफ द कंफर्ट जोन फॉर मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स स्टिल। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को नहीं मिलेगा, बट येस, जिस तरह से सिग्निफिकेंटली प्राइस बढ़ रहे हैं जनवरी से लेकर के अभी तक, उतना पेस शायद इंक्रीज में देखने को ना मिले, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस दैट आर एक्चुअली स्टेबलाइजिंग अराउंड $75 पर बैरल, जो कि अभी 77 पर बैरल था, तो रिड्यूस होकर के 75 आ गया। तो जुलाई एंड तक ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि कुछ जो है वो सॉफ्टनिंग या सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। हालांकि जो रिटेल प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन इंडिया इट स्टिल लिंक टू द ग्लोबल प्रोडक्ट मार्केट, और उसमें बहुत ज़्यादा कमी या बहुत ज़्यादा गिराव नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द ब्रेंट ऑयल स्टेबलाइजेशन। और इसके अलावा ऐसा भी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि थर्ड वेव को लेकर के या अदर वेव जो कोविड की आएगी उसको लेकर के भी, उसका भी फियर आ रहा है, तो उसकी वजह से भी जो क्रूड ऑयल है शायद उसकी डिमांड फॉल करे बिकॉज ऑफ द थर्ड वेव और अनदर वेव ऑफ कोविड-19। इसकी वजह से भी हो सकता है जो क्रूड ऑयल की डिमांड जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो। डिमांड अगर डिक्रीज होगी तो प्रॉबेबली प्राइसेस मे स्टेबलाइज लिटिल बिट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। NRAI escalates charges against Zomato and Swiggy। सो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम NRAI बोलते हैं, उसने रिसेंटली जोमेटो और स्विगी के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करी थी CCI में। CCI स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को किस पर्टिकुलर एक्ट के से पावर मिलती है, एंड व्हाट इज़ द बेसिक मैंडेट ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो कि कॉम्पिटिशन को मैनेज करता है। और रिसेंटली कई बड़ी बड़ी जो डील्स हुई हैं, रिलायंस की अगर हम डील को देखें, जो अमेजोन की डील हुई, तो उस सब में भी CCI ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बाय investigating or inquiring that particular deal is not anti-competitive or it's not actually disruptive the healthy competition in the Indian economy। तो अभी रिसेंटली नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने स्विगी और जोमेटो के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी थी CCI में, ट्रेड रेगुलेटर CCI में, और कहा था कि जोमेटो और स्विगी जो है वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। और इसकी वजह से जो इंडिया में जो रेस्टोरेंट्स हैं दे आर एक्चुअली गेटिंग निगेटिवली अफेक्टेड। इनहेरेंट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस जो स्विगी और जोमेटो अडॉप्ट कर रहे हैं उसकी वजह से जो रेस्टोरेंट्स हैं इंडिया में उनको निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, उनका प्रॉफिट डाउन हो रहा है, उनका मार्केट शेयर डाउन हो रहा है, उनके कॉम्पिटिशन पर फ़र्क पड़ रहा है। और उसी कंप्लेंट को लेकर के जुलाई 1 में कंप्लेंट फाइल करी थी NRAI ने, और उसी कंप्लेंट को फर्दर एक्सटेंड किया और एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है ट्रेड रेगुलेटर को कि कैसे कैसे जोमेटो और स्विगी जो है वो मार्केट से कंपटीशन को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं बाय अडॉप्टिंग सर्टेन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और क्या बेसिकली कम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, इन्होंने बताया कि जो जोमेटो एंड स्विगी है दे आर चार्जिंग कमीशन इन द रेंज ऑफ 25 to 30% of the order in financial year 2021, and there have been numerous instances of delaying in the payment by these two aggregators which have affected the cash flow of these partners or their restaurant partners। तो दे तो रहे 25 से 35% का
इंसेंटिव या हम ये कह सकते हैं कमीशन, बट पेमेंट हो नहीं रहा रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि कैश फ्लो अफेक्ट कर रहा है रेस्टोरेंट का। छोटे मिड साइज रेस्टोरेंट्स होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े तो नहीं होते, जिसकी वजह से उनका जो कैश फ्लो है वो अफेक्ट हो रहा है। और इसके अलावा जोमेटो और स्विगी इन रेस्टोरेंट्स को फोर्स करते हैं कि वो उनको और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर प्लेटफॉर्म फॉर अ गुड विजिबिलिटी। तो प्रेशराइज भी करते हैं रेस्टोरेंट्स के कंज्यूमर्स को एक्स्ट्रा जो है वो डिस्काउंट्स दें, जिससे कि उनके प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा हिट्स हों, ज़्यादा क्लिक्स हों, जिसकी वजह से जो इंटायर कॉस्ट बर्डन है वो रेस्टोरेंट्स पर आ गई है। और इस बर्डन की वजह से कैश क्रंच की सिचुएशन में आ गए हैं रेस्टोरेंट, और वो अपने बिजनेस को प्रॉपरली रन कर नहीं पा रहे। अपार्ट फ्रॉम इट, द एग्रीगेटर्स आर थ्रेटनिंग टू डिलिस्ट द रेस्टोरेंट। और अगर रेस्टोरेंट्स कुछ कहते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने रीपेमेंट्स को लेकर के, डिस्काउंट्स को लेकर के, तो जोमेटो और स्विगी उन्हें अपनी डोमिनेंट पोजीशन का थ्रेट देते हुए कहते हैं कि अगर ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होगी या ज़्यादा वो इस तरह के इश्यूज जनरेट करेंगे तो वो उनको अपने पोर्टल से या अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट कर देंगे। तो इस तरह की कंप्लेंट्स जोमेटो और स्विगी की करी है नेशनल एसोसिएशन, जो कि रेस्टोरेंट से बिलोंग करता है, या जो रेस्टोरेंट्स को जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं उसने। So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.